हेलो क्लास। आज हमारा इरिगेशन में लास्ट चैप्टर है हमारा 12वां चैप्टर वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ठीक ना। तो आज इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वाटर लॉगिंग का मतलब ये होता है कि जो वाटर लॉगिंग का मतलब कि वाटर का जमा हो जाना, मतलब पानी का एकत्रित हो जाना है ना। तो उसमें क्या होता है, जब जब आपका वाटर लेवल बढ़ जाए, जैसे हमारे फील्ड में, ये हमारा फील्ड है, ये हमारा मान लीजिए कोई फसल है, ठीक ठीक ना। हमारा वाटर लेवल ये है, सपोज दैट मान लेते हैं अभी, है ना। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक। मान लीजिए जब आपका वाटर लेवल फसल को जब आपका वाटर लेवल बढ़ जाए जब आपका वाटर लेवल बढ़ जाए और फसल के जड़ में, रूट में पानी एकत्रित हो जाए, लग जाए, पानी ज़्यादा हो जाए, मतलब फसल की मात्रा से आपकी पानी की मात्रा अधिक हो जाए, जिससे हमारे फसल इफ़ेक्ट हो सकते हैं, या फसल ग्रोथ नहीं हो सकता, या फसल जो लगने वाला होता है उसमें कुछ कमी आ जाए, तो इस प्रोसेस को हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। जो हमारे पानी के भराव से जड़ में या उसके फसल में जो कमी आ जाए उसे हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। देख सकते हैं, जब वाटर लेवल अब कृषि क्षेत्र में, अपने फील्ड में वाटर लेवल बढ़ जाता है, जिससे फसल की प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाए, है ना, या उसके फसल के बढ़ने की, ग्रोथ होने में कमी आ जाए, लॉस हो जाए, अपने फसल के ग्रोथ होने में लॉस हो जाए, इस पूरे प्रोसेस को हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। जिससे क्या होता है कि वाटर टेबल मतलब जब आपका बढ़ जाता है तो उसमें क्या होता है, एक जो सॉइल का जो मतलब जो सेचुरेटेड जो पानी एब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी होता है, तो जो हमारा जो ग्राउंड का जो मतलब ये वाला पानी होता है ना, इसमें क्या होता है, जो पानी में साल्ट टाइप का, नमक टाइप का होता है, और जो हमारे प्लांट में होता है, फसल में होता है, वो हमारा फ्रेश वाटर होता है। तो क्या होता है, जब आपका वाटर लेवल ये वाला आपके इसमें मतलब ये वाला पानी, जो साल्ट वाला पानी है आपके सॉइल में, जो साल्ट पानी आपके सॉइल में भी मतलब सबमर्ज हो जाएगा, है ना। और ये पानी जब बढ़ेगा तो ये जो आपका प्लांट का फ्रेश वाटर है, ये आपके क्या बोलते हैं, जब आपके फ्रेश वाटर में, तो इसमें जब बढ़ेगा साल्ट वाटर, तो उससे क्या होता है, एक मतलब सेलिनाइटेशन प्रोसेस होता है, मतलब साल्टीकरण होता है। तो ये क्या करता है, जब फ्रेश वाटर होता है तो जो फ्रेश वाटर है इसका जो रिवर्स ऑस्मिस होता है, मतलब इसका रिवर्स उल्टा जो इसका पानी है, ये इस साल्टी वाले पानी में आके मिल जाता है, और ये वाला पानी जब बढ़ता है, वाटर टेबल ये जब बढ़ता है, जब पौधे में जाता है, तो सेलिनाइटेशन प्रोसेस हो रहा है, मतलब साल्टी वाला पानी है ना। तो ये जब पानी आपके पौधे में जाता है तो ये पानी आपके पौधे को नुकसान करता है, मतलब उसके ग्रोथ में ये कमी करता है। और जो यहाँ के जो सॉइल में जब ये पानी पहुँचता है, जो ये जो अब सॉइल में पानी पहुँचता है, तो इसमें क्या होता है, जो सॉइल में सेलिनेटाइजेशन एल्कली जो प्रोसेस होता है, एल्कली का मतलब जो वाटर का पीएच मान 7 से बड़ा हो जाए, जब ये प्रोसेस होता है तो क्या करता है, जो सॉइल में एक मतलब जो उसकी उर्वरकता शक्ति होती है वो मतलब कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है, जिसे हम बंजर सॉइल कहते हैं, है ना। तो इसके वजह से ये भी हो सकता है कि जब मिट्टी आपके प्लांट के की बंजर जो उर्वरक शक्ति, इसके प्रोसेस से सेलिनाइटेशन जो प्रोसेस हो रहा है, इसके वजह से जो मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है वो कम पड़ जाती है, जिससे आपको जो मिट्टी से जो आपको प्लांट को जो ग्रोथ चाहिए, जो मतलब जो उसको बढ़ने के लिए जो मतलब मजबूती चाहिए,
वो आपका जो पोषक चाहिए वो प्लांट को नहीं मिल पाता, जिससे हमारा प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो आप समझ गए कि वाटर लॉगिंग क्या है। वाटर लॉगिंग क्या है, मतलब क्या है कि जो हमारा जो ये रूट है, जो हमारा फसल का जो जड़ होता है, वो क्या करता है, ये सेमी परमेबल मेंबर होता है, की तरह कार्य करता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो जो जड़ का जो पानी होता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो जाता है। तो ये वाला पानी इसमें जो साल्टी वाटर है, इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिससे रूट का क्या होता है, जो फ्रेश वाटर है वो लो कंसंट्रेशन हो जाता है, और जबकि मतलब जो सॉइल का होता है वो हाई कंसंट्रेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मतलब सॉइल का हाई हो जाता है कंसंट्रेशन, तो जिसके कारण जो फ्रेश वाटर है, वो जो जड़ का जो फ्रेश वाटर है वो इसमें मिलने लगता है, जिससे जो क्रॉप का जो फसल का फ्रेश वाटर है वो जो फ्रेश वाटर फसल का है वो कम होने लगता है, जिससे हमारा फसल क्रॉप सूखने लगता है। मतलब जो पूरा हमारा मेन फंडा है वो जो पानी का वाटर लेवल किसके कारण, जो सेलिनेटाइजेशन जो प्रोसेस है उसके कारण, जो हमारे फसल को ग्रोथ होने से या फसल की उत्पादकता को, प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है ना। ये हमारा मतलब पूरा ये ओवरऑल फंडा है ओवरऑल अरे वाटर लॉगिंग का, जिससे मतलब जो हमारे आसपास का जो सॉइल है, जो एरिया है, वो भी इफेक्टेड हो जाता है ना। अब क्या है, देखिए, अब आप तो वाटर लॉगिंग का मतलब समझ गए हैं ना। तो अब क्या होता है, अब जो कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग, मतलब जो हमारा किस किस कारण की वजह से हमारा वाटर लॉगिंग होता है, ये भी तो जानना पड़ेगा। कौन से कारण है भाई, ऐसा क्या वजह है कि हमारा जो फसल है वो ग्रोथ नहीं हो पाता है, वाटर लॉगिंग किन किन कारणों से होता है। तो कारण हमारा आप सिंपल सा भी ऊपर समझे हैं कि जब आपका सेलिनेटाइजेशन जो प्रोसेस है, जो वाटर लेवल आपका बढ़ जाता है, फसल को जब अधिकतम मात्रा जो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब के अनुसार जब आपकी वाटर डिमांड ज़्यादा हो जाए, मतलब कि जो फसल की मात्रा से ज़्यादा हो जाए, उसी को हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि जब आपका वाटर लेवल बढ़ जाता है, उससे आपका इफेक्ट हो जाए। ये भी तो एक कारण हो सकता है कि वाटर लेवल आपका बढ़ जाए, या जब आपके जो आपका खेत है, जो आपका फील्ड है, उसमें आप आवश्यकता से ज़्यादा पानी इकट्ठा कर दें, है ना। तो जिसके कारण ये भी हो सकता है, मतलब ज़्यादा सिंचाई कर दें, जिसके कारण भी वाटर लेवल बढ़ सकता है। मतलब वाटर लॉगिंग का मतलब जो वाटर लेवल इंक्रीज हो जाए, है ना। तो पहला फंडा ये सकता है कि आपका वाटर लेवल बढ़ जाए। जब आप अधिक रेनफॉल हो जाए, मतलब आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, अगर वहाँ पर आपका ज़्यादा बरसात हो जाए, उससे आपका पानी इकट्ठा हो जाएगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगा। या आप सिंचाई कर दें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और कभी कभी होता है कि हमारा साइड से सीपेज होने लगता है, तो हमारे खेत में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उससे भी आपका वाटर लेवल बढ़ जाता है ना। मतलब जो एक्सेस वाटर आपका वो आ रहा है सीपेज के थ्रू, ये भी हो सकता है, एक्सेस वाटर के थ्रू भी हो सकता है ना। तो ये सब आपका कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग हो सकता है। अब वाटर लॉगिंग जो हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। देखिए, यदि अंडर ड्रेनेज प्रोवाइड कर दिया, मतलब जो आपके जो ग्राउंड है उसके अंडर ड्रेनेज, मतलब नालियाँ प्रोवाइड कर दिया जाए। अंडर ड्रेनेज, सॉरी आपका पसीना थोड़ा सा गिर गया। अंडर ड्रेनेज प्रोवाइड कर दिया जाए, जिससे फसल का जिससे फसल को जो डिमांड है उसके अनुसार पानी उपलब्ध कराया जा सके, है ना। डिमांड के अनुसार पानी उपलब्ध कराया जा सके। रिसाव को जो सीपेज हो रहा है
उससे उसको कंट्रोल कर लें। यदि कैनाल को लाइनिंग कर दिया जाए, मतलब जो सीपेज हो रहा है उसको कंट्रोल कर जाए। लाइनिंग कैनाल का मतलब मैंने बताया था कि जो आप मशीनरी स्ट्रक्चर, जो कंक्रीटिंग स्ट्रक्चर से जो कैनाल बनाते हैं उसी को लाइनिंग कैनाल कहते हैं। यदि जब वाटर आपका सीपेज नहीं होगा तो सॉइल में जो वाटर का जो टेबल है, वाटर लेवल जो आपका बढ़ जा रहा था, तो अगर सीपेज नहीं होगा तो वाटर लेवल क्या करेगा, नहीं बढ़ेगा, है ना। तो जिससे आपका वाटर लेवल नहीं बढ़ेगा तो आपका वाटर लॉगिंग भी नहीं हो सकता, है ना। और क्या हो सकता है, जो जैसे यदि कैनाल को अगर लाइनिंग कर दिया जाए, यदि कैनाल को लाइनिंग कर दिया मतलब मशीनरी स्ट्रक्चर से बना दिया तो उसमें सीपेज नहीं होगा, जिससे मतलब जो वाटर लॉगिंग जो आपका हो रहा था वो भी नहीं होगा। मतलब जो वाटर लॉगिंग वाली जो कंट्रोल होने का जो प्रोसेस है वो आपको, मतलब वो प्रॉब्लम, वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप लाइनिंग बना देंगे तो मशीनरी स्ट्रक्चर बना देंगे, कंक्रीटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें सीपेज नहीं होगा, तो जिससे आपका वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम भी नहीं होगा, है ना। यदि जो आपका जो सिंचाई करने की जो इंटेंसिटी है वो कम कर दें। इंटेंसिटी का मतलब जैसे जो इंटेंसिटी है, जो मतलब हम जो सिंचाई की इंटेंसिटी को कम कर दें, मतलब जब आप प्रॉपर जो सिंचाई नहीं दे रहे, मतलब जैसे आप जो मतलब आपको फसल को, जो आपका फसल है वो डिमांड करता है कि आपको 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन के टाइम इंटरवल पर आपको वाटर की डिमांड है, तो आप 5वें दिन पर आपको वाटर दे दिए फील्ड को, है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपको अब 10वें दिन इसको रिक्वायरमेंट है ना। तो आप अब 10वें दिन के बजाय आप 12वें 13वें दिन इसको दे सकते, मतलब प्रॉपर सिंचाई नहीं करेंगे तब भी आपका वाटर लेवल कंट्रोल रहेगा, मतलब इंक्रीज नहीं होगा, है ना। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो आप जो फसल चक्र है, क्रॉप रोटेशन है उसको भी आप क्या कर सकते हैं। जैसे आप जो क्रॉप रोटेशन मतलब फसल चक्र है, आप जो खरीफ में लगा रहे हैं उसमें आपका वाटर डिमांड कम है। आप जब रबी की बात करें, जब रबी में आपका फसल है, जो आपका जो रबी वाली सीजन है उसमें आपकी वाटर डिमांड ज़्यादा है। अब इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग, अब मतलब जो इफेक्ट कैसे कर सकता है वाटर लॉगिंग। आपने अभी ऊपर पढ़ा था कि आपकी प्रोडक्टिविटी, जो फसल की प्रोडक्टिविटी है, उत्पादक क्षमता है, और जो आपका फसल ग्रोथ होने की जो कैपेसिटी है उसको कम कर देगा। पहला इफेक्ट तो ये हो सकता है। दूसरा, जब आपका पानी एकत्रित हो जाएगा तो आपका पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, डेंगू टाइप का बीमारी स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जब आप जो फर्टिलाइज़र यूज करेंगे, जब आपका पानी इकट्ठा रहेगा, जल भरा रहेगा, वाटर लेवल ज़्यादा रहेगा, तो जो आप फर्टिलाइज़र उर्वरकता जो उसमें यूज करेंगे फील्ड में, वो अच्छी तरह से जो क्रॉप है उस पर अच्छी तरह से इफेक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब जो फर्टिलाइज़र की जो कैपेसिटी है वो अच्छे से फसल पे दिखेगी नहीं, तो आपका वाटर लॉगिंग हो गया। अच्छा, अभी हम ऊपर बात कर रहे हैं कि एक जो सेलिनाइटेशन और एल्कली एक प्रोसेस है। एल्कली मतलब हम बताए थे कि जब आपका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो जाए, है ना। और क्या बताए थे, सेलिनाइटाइजेशन मतलब जब आप सॉयल जो आपका वाटर में जो साल्ट है ना, उसी को हमने सेलिनाइजेशन प्रोसेस बोला था, जिससे हमारी मिट्टी की शक्ति है वो कम हो जाती है ना। तब अब उसको हमको रिमूव करना है भाई, तो अब उसको हम कैसे रिमूव करें, तो अब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हाउ टू इम्प्रूव द सैलिनिन एंड एल्कलाइन प्रोसेस, जो सॉइल को हम इन दोनों से कैसे छुटकारा रिमूव कैसे कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, हम इसमें एक लेंचिंग प्रोसेस का डिस्कशन करेंगे। लेंचिंग प्रोसेस से इन दोनों सेलिनाइजेशन और
एल्कलाइन प्रोसेस को हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें हम बात कर लेते हैं लेंचिंग, मतलब लेंचिंग बाय लेंचिंग प्रोसेस हमको रिमूव कर रहा है सैलाइन एंड एल्कलाइन को हमको सॉइल से रिमूव करना है। तो जो हमारा ये ग्राउंड लेवल है, जब हमारा वाटर लेवल ग्राउंड लेवल तक बढ़ जाए, मतलब जो सॉइल में जो पानी के जो अंडरग्राउंड जो वाटर आ रहा है, जो पानी की वजह से जो सॉइल में जो साल्ट है वो सॉइल में इफ़ेक्ट करेगा। जो साल्ट है वो क्या करेगा, जो मतलब जो सॉइल में जो साल्ट है वो क्या करेगा, वो पानी के साथ फ्लो होके अंडरग्राउंड वाटर टेबल में चला जाएगा। तो क्या होगा, जो हमारा जो सॉइल में साल्ट है उसको क्या करेंगे, वो वाटर लेवल जब बढ़ जाएगा तो उसके साथ जो साल्ट है वो अंडरग्राउंड वाटर टेबल में चला जाएगा। जिससे क्या होगा, जो मतलब उसके अगल बगल के जो फील्ड हैं, जो जो सॉइल पे जो फसल लगे हैं उसमें से क्या करेंगे, जब सॉइल में जो साल्ट थे, है ना, जो सॉइल में साल्ट प्रेजेंट थे वो पानी के साथ अंडरग्राउंड वाटर में चले जाएंगे। तो क्या करें, जो उसके अगल बगल के जो फील्ड हैं, जो क्षेत्र हैं, वो उसमें से साल्ट और जो एल्कनी है वो अलग हो जाएगा, वो पानी के साथ अंडरग्राउंड वाटर में मिल जाएगा। तो पहला प्रोसेस ये होगा कि इससे लेंचिंग मेथड से हम कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं ना, कि जब हमारे सॉइल में जो सॉल्ट प्रेजेंट हो गया था उसको क्या करेंगे, जब आपका एक्सेस वाटर हो जाए, जब आपका वाटर लेवल पूरी तरह से भर जाए, मतलब एक्सेस हो जाए, ओवर हो जाए, तो उसमें जो सॉइल में प्रेजेंट साल्ट थे वो वाटर के साथ बह के अंडरग्राउंड वाटर में चले जाएंगे, जिससे आपके अगल बगल के जो फील्ड हैं उसके भी चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो सॉइल में साल्ट थे वो अलग हो जाएंगे, है ना। अब दूसरा क्या होगा कि जैसे क्या होगा, जब जो खेत होते हैं उसमें जब फ्लड लोड आता है तो वो पानी से भर जाता है। तो क्या करेंगे, उसमें जब पानी जब भर जाएगा खेत, तो उसमें क्या करेंगे, हम अलग से उसमें मिट्टी डाल देंगे, मिट्टी उसमें मिक्स कर देंगे, जिससे हमारा जो साल्ट है वो रिमूव हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा दो प्रोसेस हो गए। आप वीडियो सुनिएगा शुरू से अंत तक, तभी आपको वाटर लॉगिंग का मतलब समझ में आएगा, है ना। जैसे हमने बताया था कि क्रॉप रोटेशन मतलब एक फसल चक्र। तो आप दूसरा प्रोसेस समझ चुके हैं, है ना, कि जब फील्ड में बाढ़ उड़ आ जाता, जब फ्लड वाटर जब भर जाता है फील्ड में, तो क्या करते हैं, सॉइल को उसमें मिक्स कर देंगे। जब आपका फ्लड आता है तो फील्ड भर जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, हम उसमें मिट्टी डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं। जब हमारा फील्ड में पानी भरा है, ठीक ना, तो उसको क्या करेंगे, सॉइल से भर देंगे, जिससे हमारा रिमूव हो सकता है सैलाइन एंड एल्कलाइन, है ना। साल्ट और एल्कलाइन प्रोसेस वो अलग हो जाएगा। ये लिंचिंग प्रोसेस की बात हम कर रहे हैं। अब तीसरा इसी में क्या आ जाएगा, तीसरा इसी में पॉइंट आएगा, जो हम क्रॉप रोटेशन है। क्रॉप रोटेशन मतलब कुछ ऐसा रोटेशन लगाएं, क्रॉप फसल चक्र ऐसा लगाएं जिससे हमारा जो एल्कलाइन और सलाइन है वो रिमूव हो जाए। तो कैसे लगाएंगे भाई, जो ज्वार और बाजरा होता है ना, इसको हम लगाते, इसको ये क्या करता है, ये हमारे साल्ट को, जो हमारा सलाइन और एल्कलाइन है उसको कम करता है। जो ज्वार और बाजरा होता है वो हमारे सलाइन और एल्कलाइन को रिमूव करता है। जो फसल चक्र है उसमें जो हम
सेलाइन और अल्कलाइन यूज़ करते हैं वो हमारे ज्वार और बाजरा है वो उसको अलग करता है। तो आपका 3 पॉइंट लेंजिक प्रोसेस हो गया। अब चौथा इसमें क्या आता है, जो हम फसल चक्र जो हम लगाते हैं उसमें आप चना बोते होंगे, है ना। जो चना की खेती आप जो करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो आपकी जो मिट्टी की नाइट्रोजन जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन होता है वो चने की खेती से वो मेंटेन रहता है, जिससे क्या होता है आपका एटमॉस्फेयर भी फिक्स रहता है नाइट्रोजन के, ठीक ना। नाइट्रोजन की जो परसेंटेज मात्रा है चने की वजह से, जो आप चने की खेती करते हैं तो उससे आपका नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा भी मेंटेन रहती है, मतलब बढ़ती है, और जो आपका एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है वो भी मेंटेन रहता है। तो इसमें चौथा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि आपका जो चना का फसल है, चना की फसल से नाइट्रोजन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फिक्स रहता है, फिक्स रहता है ना। तो अपन का 4 पॉइंट हो गया। तो आप अभी समझे हैं कि जो साल्ट है वह सेलाइन है ना। जो साल्ट होता है उसमें जो प्रोसेस होता है वो सेलिनिटी का प्रोसेस होता है साल्ट का। अच्छा, हमने जो हमारा जो मिट्टी में जो हमारा फसल की जो मिट्टी है उसमें परसेंटेज ऑफ सोडियम होता है। तो सोडियम उसमें हमारा 3 कैटेगरी में होता है, 3 तरह से पाया जाता है मिट्टी में। एक होता है क्लोराइड के फॉर्म में, और दूसरा होता है सल्फेट के फॉर्म में, और तीसरा होता है बाई कार्बोनेट के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में। तो क्या होता है, जो आपका क्लोराइड और सल्फेट कैटेगरी है इसको हम वाइट एल्कलाइन बोलते हैं, एल्कलाइन है ना। और जो ये कार्बोनेट वाला है इसको हम ब्लैक एल्कलाइन बोलते हैं। जो ये क्लोराइड और सल्फेट जो है ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं, है ना। और जो ये ब्लैक वाला है, कार्बोनेट वाला है, ये पानी में आसानी से घुलता नहीं है। तो इसको क्या करते हैं, इसको ब्लैक को मिट्टी से अलग करने के लिए इसमें हम जिप्सम प्रोवाइड कराते हैं। तो कैसे प्रोवाइड कराते हैं, इसको हम रिएक्शन कराते हैं। तो जैसे सोडियम आपका हो गया Na Na2 प्लस इसमें सोडियम मतलब जिप्सम CaSO4 इसको रिएक्शन कराते हैं। तो क्या होता है, इसमें सोडियम Na2CO4 प्लस CaCO3, इसमें जो ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये क्या करता है, ये अब हम जब जिप्सम से इसको रिएक्शन कराते हैं, जब हम इस कार्बोनेट को जिप्सम से रिएक्ट कराते हैं तो ये इस फॉर्म में टूटता है। तो जब ये इस फॉर्म में टूट जाएगा तो ये क्या करेगा, पानी में आसानी से घुल जाएगा, जिससे हम एल्कलाइन और सेलाइन को अलग कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा वाटर लॉगिंग में पूरा आपका कॉजेज़ क्या हैं, कंट्रोल क्या है, इफेक्ट क्या है, और कैसे सेलाइन और एल्कलाइन को किस मेथड से हम अलग कर सकते हैं। बाई लेंचिंग मेथड से इसको हम अलग कर सकते हैं सेलाइन और अल्कलाइन से, ठीक ना। आप पूरा वीडियो देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं जो हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज है। तो चलिए हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज, तो रिचार्ज का मतलब आप समझ सकते हैं, ग्राउंड वाटर को हमको रिचार्ज करना है। मतलब जो हमारा रिचार्ज करने का जो प्रोसेस है ग्राउंड वाटर को, उसको हमको जो वाटर टेबल है उसको हमको बढ़ाना है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज का मतलब वाटर लेवल को अपने बढ़ाना है ना। तो आप पिछले लेक्चर में देखे होंगे जब हम बोरिंग वाला क्लास
ले रहे थे, तो उसमें हम आपको बता रहे होंगे कि हम जो वेल वोल बनाते हैं तो उसमें जो पाइप के जरिए आपको बरसात का हार्वेस्टिंग और रोस्टिंग जो हम बताए थे, तो उसमें आपको बता रहे होंगे कि पानी को आप कैसे वाटर टेबल आपको बढ़ा सकते हैं। तो उसी का कुछ मिलता जुलता उसी से है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे किया जाए, मतलब ग्राउंड वाटर लेवल को कैसे बढ़ाया जाए। तो आजकल आप देख ही रहे हैं कि मतलब जो ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने से वाटर लेवल जो खपत है वो कम होता जा रहा है ना, कम होता जा रहा है। जो आजकल जो मनुष्य जो आदमी लोग हैं, जो ह्यूमन है, वो अपनी ज़रूरतों की आवश्यकताओं के अनुसार जो पानी का यूज कर रहे हैं, जैसे कि खेत की सिंचाई करना, बोरिंग करा करा ले रहे हैं अपने अपने, मतलब सब लोग अपना इंडिविजुअली बोरिंग वोरिंग करा ले रहे हैं। तो जिससे क्या हो रहा है कि आपका वाटर टेबल कम होता जा रहा है, और जनसंख्या बढ़ने से आपका वाटर खपत कम होता जा रहा है ना। तो अब इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए हमको वाटर को रिचार्ज करना है ना। तो क्या करेंगे, मतलब जो हमारा आजकल जो जनसंख्या के बढ़ने की वजह से जो हमारा वाटर जो कंजप्शन है वो बढ़ता जा रहा है, तो जो हमारा डिमांड है वो ज़्यादा होगा, और जिससे हमारा जो रिचार्ज होगा वो कम होगा। तो इसमें हमको ग्राउंड रिचार्ज बनाने के लिए हमको कुछ आर्टिफिशियली ग्राउंड रिचार्ज बनाना पड़ता है, ठीक ना। इसलिए हमको इसमें अलग अलग मेथड तरीके पढ़ने पड़ेंगे, जिससे हम ये सब मेथड बनाएंगे तो आने वाले जनरेशन के लिए हम पानी आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो आपका ग्राउंड पर जो एक्सेस वाटर है उसको हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर में स्टोर कर लेते हैं। जो मतलब सेडिमेंटेशन है, जो सेडिमेंटेशन जो सेडिमेंटेशन द्वारा जो हम बैक्टीरिया जो सिल्ट द्वारा हम जो कोल वोल बताए थे आपको, जो हम बालू वालू सैंड वुड यूज़ करते थे फिल्ट्रेशन के लिए, वो क्या करते हैं, इस सेडिमेंटेशन के द्वारा हम बैक्टीरियल इम्प्योरिटीज़ को, अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं, जो लैंड सब्सिडेंस को कम कर सकते हैं। लैंड सब्सिडेंस का मतलब ये होता है, मतलब जब आप पृथ्वी के अंदर से आप, जैसे आप समझ लीजिए ये क्या है, एक जो आप मार्केट में मिल्क पाउच देखते होंगे, उसमें से जब आप दूध बाहर निकाल लेते हैं तो आपका जो ये डायमेंशन होता है जो पाउच का वो चेंज हो जाता है। तो उसी तरह लैंड सब्सिडेंस होता है, मतलब जब आप लैंड में से पानी को निकाल लेंगे तो क्या करेगा, लैंड कोलैप्स हो जाने का चांस रहता है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो लैंड सब्सिडेंस है उसको कम करना होगा, है ना। अब देखिए मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। मेथड में हम जब वाटर से ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात करेंगे तो उसमें हमारा जियोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस दोनों का कुछ कुछ पॉइंट सेम टू सेम है, कुछ मेथड में होते हैं। मतलब उन दोनों जो हाइड्रोलॉजिकल और जो जियोलॉजिकल जो प्रोसेस है उनमें जो जो पॉइंट होते हैं वो तो मतलब एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं वो दोनों प्रोसेस। तो उन्हीं उन्हीं में से कुछ पॉइंट इस रिचार्ज ग्राउंड वाटर को मेंटेन करने में यूज करेंगे, उन्हीं सब मेथडों को। तो पहला क्या है, जो हमारा फ्लडिंग या स्प्रेडिंग मेथड है। यह टोपोग्राफी एरिया में बनाया जाए। टोपोग्राफी एरिया का मतलब जहाँ हमारा प्लेन एरिया हो, है ना। मतलब ये टोपोग्राफी एरिया में ज़्यादा यूज
करते हैं, फ्लोडिंग टाइप जो मेथड है। और जहाँ जहाँ हमारा ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट टाइप जो हमारा एरिया होता है, तो हम दूसरे टाइप का मेथड यूज करते हैं। टोपोग्राफी का मतलब जहाँ ज़्यादा ग्रेडियंट टाइप का मतलब ऊबड़ खाबड़ टाइप का एरिया ना हो, वहाँ पे हम जहाँ पर हमारा ग्रेडियंट एरिया ना हो, मतलब टोपोग्राफी एरिया हो। तो टोपोग्राफी एरिया होगा फ्लडिंग में, तो जो फ्लडिंग के द्वारा जो आपका वाटर स्प्रेड हुआ है, जो फैला है, तो उसको क्या करेंगे हम, इनफिल्ट्रेट होने देंगे। इनफिल्ट्रेट का मतलब इनफिल्ट्रेट का मतलब ये होता है कि अंडरग्राउंड इंटर इनफिल्ट्रेट होने देंगे, अंडरग्राउंड में उसको फिल्ट्रेट होने देंगे। जैसे आप गंगा, जमुना, सतलज उतलज जो नदियां हैं, इन नदियों में और कई छोटे छोटे नहर हैं, नाले हैं, इन नदियों में फ्लड के हिसाब से इन गंगा, यमुना, सतलज में ज़्यादा फ्लड आते हैं, जिससे हमारा पानी इसमें इन नदियों में ज़्यादा आता है। इन जो उसके अगल बगल की नदियां हैं, उन नदियों में से गंगा यमुना में ज़्यादा पानी आता है, तो उसके हिसाब से ये स्प्रेड एरिया है। तो इसमें मतलब ये बड़ी नदियां हैं, तो जिसमें क्या होता है कि आपका पानी ज़्यादा मात्रा में आता है, तो इसके माध्यम से इन 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 फिल्ट्रेट होता है अंडरग्राउंड में। अब पिट मेथड क्या है भाई? पिट मेथड वो है जहाँ पे आपका सॉयल इम्परमिएबल हो। इम्परमिएबल का हमने आपको बताया था कि जब आपके ये लेयर आपका मतलब कंक्रीटिंग हो, मतलब मजबूत हो, इसमें से आपका पानी, बस इसी में से आपका पानी फ्लो हो सके। जब जो आपके दो ये दो आपके इनपरमिएबल लेयर के बीच में जब आपका वाटर फ्लो हो, दो इनपरमिएबल लेयर के बीच में आपका वाटर फ्लो हो रहा है, इसको हमने पिट मेथड में बता रहे हैं कि जब आपका टॉप सॉयल, जो आपका टॉप सरफेस है, जो आपका टॉप लेयर सरफेस है, वो इनपरमिएबल होना चाहिए। तो इनपरमिएबल होगा तो वहाँ पे हम आर्टिफिशियल पिट बना के पानी भरते हैं, साथ में वहाँ ग्राउंड वाटर को इनफिल्ट्रेट होने देते हैं, इनफिल्ट्रेट अंडरग्राउंड होने देते हैं, है ना। तीसरा मेथड है वेल मेथड, जहाँ हमने आपको बताया था कुआं टाइप का होता है, वहाँ बगल में हम कुछ इस टाइप का बनाते हैं, फिर वहाँ से पानी इकट्ठा करके फिल्टर करके पाइप के थ्रू यहाँ पर कुएं में पानी को स्टोर करते हैं। ये बहुत पॉपुलर ट्रेडिशनल मेथड है आपका वेल मेथड। जो हमारा वेल मेथड है उसमें जो हमारा वेस्ट वाटर है, मतलब वेस्ट वाटर है या ड्रेनेज वाटर है, इनको हम पाइप के थ्रू कनेक्ट करा के वेल में पानी को इकट्ठा करते थे, पानी इनफिल्ट्रेट हो जाता है ना। ये भी हो सकता है पाइप के जरिए, जो वेस्ट वाटर है इसको हम पाइप के जरिए कनेक्ट करा के वेल में कलेक्ट कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, जिससे हमारा वाटर इनफिल्ट्रेट हो सके। इसी तरह आपका पॉन्डिंग या बेसिन है। पॉन्डिंग का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जहाँ आपका बहुत बड़ा तालाब हो, उसमें आप पानी स्टोर करेंगे, वहाँ का पानी इनफिल्ट्रेट होता है। मतलब जैसे बरसात वर्षात पानी वहाँ पर आएगा, फ्लड का पानी आएगा तो तालाब में इकट्ठा होगा, तो तालाब के पानी में जब स्टोर होगा वाटर, तो वहाँ पर जो वाटर इनफिल्ट्रेट होकर अंडरग्राउंड में चला जाएगा, जिससे आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सकते हैं। चैनल या कैनल, इसमें क्या होता है कि इसको अनलाइन कैनाल भी कर सकते हैं। अनलाइन कैनाल मतलब मिट्टी का जो बना हो, है ना, मतलब जो जिसकी दीवारें मतलब कंक्रीटिंग की न बनी हो।
जब मिट्टी की दीवारें रहेंगी कैनाल में, अनलाइन कैनाल होगा, जिससे मिट्टी की अनलाइन कैनाल जिसमें मिट्टी की दीवारें बनेंगी, जिससे हमारा वाटर सीपेज होगा, पानी आएगा, है ना। तो जब पानी आप कलेक्ट करेंगे, जैसे आप सपोज दैट ये आपका अनलाइन कैनाल है, मान लेते हैं यहाँ पे यह पानी है ना। यहाँ की एक लाइन ऐसे या एक लाइन ऐसे लाइन कैनाल, तो यहाँ से आपका जो पानी फ्लो होगा, सीपेज हो रहा है, जो आपका पानी सीपेज हो रहा है, तो ये पानी जो सीपेज हो रहा है, तो ये पानी आएगा आपका, तो आपका अंडर फिल्टरेज जो आपका सरफेस है, आपका जो सरफेस है वो यहाँ से पानी आपका धीरे धीरे आएगा, तो ये पानी इनफिल्ट्रेट हो जाएगा, है ना। आपका ये मिट्टी का अनलाइन कैनाल बना है, तो ये जाहिर सी बात है आपका एक सीपेज होगा, है ना। कुछ न कुछ तो यहाँ से आएगा, ड्रेनेज व्रेनेज टाइप का सीपेज होगा, कुछ न कुछ तो होगा, तो ये पानी धीरे धीरे इनफिल्ट्रेट हो जाएगा, ठीक। जो ये इंड्यूस्ड मेथड है, ये क्या करता है कि जो आपका सरफेस है, जो सरफेस पे जो वाटर है उसको वो जो उसका डायरेक्शन है उसको चेंज कर देता है, डाइवर्ट कर देता है। ये मतलब वहाँ बनाया जाता है जहाँ पर वेल का पानी कम होता है। जैसे पानी वानी आपका वेल का जब पानी आपका कम होगा, तो इसको इंड्यूस्ड कैनाल को क्या करेंगे कि इसका जो पानी होगा इसको डाइवर्ट करके जिस कुएं में हमारा पानी कम होगा वहाँ पे इस पानी को इकट्ठा कर लेंगे, स्टोर कर देंगे, फिर वो वहाँ से पानी आपके सब सरफेस में मतलब इनफिल्ट्रेट होता होता रहेगा। अब हम पढ़ लेते हैं कि ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज होता है वो किन किन एरिया को इफ़ेक्ट करता है, मतलब कहाँ कहाँ पे हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज को बनाते हैं। तो क्या होता है, जो वाटर सप्लाई है, वाटर सप्लाई मतलब वहाँ का जो लैंड कंडीशन हम देख लेते हैं। वहाँ पे ये देखते हैं जैसे कि जो हमारा वाटर जो सप्लाई है वो मतलब वहाँ पे वो हमेशा मतलब होना चाहिए, क्योंकि जो वाटर है, जो रेनफॉल है वो हमेशा मतलब कंटिन्यू वहाँ पे होना चाहिए। जब हमारे पास कंटिन्यू वाटर रहेगा तभी हम जब हमारे कंटिन्यू वाटर वहाँ पे मिलेगा तभी तो हम अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। तो जो हमारा वहाँ पर वाटर होना चाहिए, जैसे रेनफॉल वाटर होना चाहिए, वो हमारा फ्री होना चाहिए कि वहाँ पे हमारा वाटर सप्लाई कंटिन्यू बराबर वहाँ बना रहे। अब जियोलॉजिकल भी होता है, जियोलॉजिकल को भी जियोलॉजी को भी अफेक्ट करते हैं। जियोलॉजी कैसे अफेक्ट करते हैं, जैसे आपका जो क्ले सॉइल है उसमें क्या होता है, जो परमेबिलिटी होता है। परमेबिलिटी का मतलब समझ रहे हैं ना, जहाँ से वाटर आपका पास नहीं होता, पास होता है। जियोलॉजी के मतलब हम बता रहे हैं कि जो हमारा क्ले सॉइल है उसमें जो परमेबिलिटी होता है, तो परमेबिलिटी उसमें नहीं, परमेबिलिटी होता नहीं है उसमें। परमेबिलिटी क्या होता है, परमेबिलिटी नहीं होता है। तो जिससे क्या होता है कि हमारा जो हमारा इनफिल्ट्रेशन है वो हमारा कम रहता है। यदि हम क्ले की बात करें, अब जब हम सैंडी मटेरियल की जब बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, जो परमेबिलिटी होता है वो ज़्यादा होता है, जिससे हमारा जो वहाँ का जो इनफिल्ट्रेशन जो होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो जिससे हमारा जो रिचार्ज होने का जो कैपेबिलिटी होता है वो मतलब गुड होता है, अच्छा होता है। यदि हम हार्ड रॉक के सर्फेस की बात करें तो उसमें जो परमेबिलिटी हार्ड रॉक मतलब जो जब उसमें क्रैक व्रेक आ जाता है तो उसमें जो हमारा परमेबिलिटी होता है वो बढ़ जाता है, जिससे हमारा वहाँ ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। अब इसमें एक टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी टोपोग्राफी एक ऐसी बात, टोपोग्राफी हमें बताया है कि जो अपना जैसे पहले हमें देखना होता है कि हमारा जो हमारा जो एरिया है वो समतल है, प्लेन है,
प्लेन है कि नहीं, मतलब कैसा मतलब देखते हैं टोपोग्राफी में, मतलब प्लेन ही होनी चाहिए। जब हमारा प्लेन एरिया होगा तो उस पर पानी वाटर उस पर ज़्यादा स्प्रेड आएगा, ज़्यादा होगा, है ना। भाई जैसे ग्रेडियंट एरिया होगा तो कभी पानी यहाँ पे ज़्यादा, कभी पानी यहाँ पे, आप तो कंटिन्यूस पानी आपको मिल नहीं पाएगा, है ना। आपको ज़्यादा प्लेन एरिया होगा तो आपको पानी यहाँ पे आपको अच्छे से मिल जाएगा, जिससे आपको पानी इनफिल्ट्रेट होता रहता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहता है। तो ये सब आर्टिफिशियल मेथड है जिससे हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। बाकी आप बुक में पढ़ लीजिएगा, इसीलिए हमने आपको PDF में भेजे हैं। आप PDF भी पढ़ते रहिए और साथ में थोड़ा बहुत आपको समझाते रहेंगे वीडियो के जरिए, है ना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रेनेज। तो हम ड्रेनेज की बात कर लेते हैं। ड्रेन का मतलब आप समझ रहे हैं। ड्रेन का मतलब होता है नालियाँ। नालियाँ, ठीक ना। तो नालियाँ हम कहाँ बनाते हैं? नालियाँ हम वहाँ बनाते हैं जैसे हमारे फील्ड में, हमारे खेत में ज़्यादा पानी हो गया, है ना। तो उस पानी को हम कैसे निकालेंगे भाई? उस पानी को हम एक नाली प्रोवाइड कर देंगे, जिससे नाली प्रोवाइड कर देंगे तो हमारा पानी आसानी से निकल जाएगा। तो नाली बनाने का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा खेतों में फसल लगा है, तो खेत में अगर फसल में ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो जाएगा, ज़्यादा पानी हो जाएगा, तो हमारा फसल नुकसान हो सकता है, ग्रोथ नहीं कर पाएगा, वो पैदावार नहीं दे पाएगा, प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएगा। तो उसको पानी को वहाँ से खेत से निकालने के लिए, एक्स्ट्रा वाटर को निकालने के लिए हम ड्रेन प्रोवाइड करते हैं, नालियाँ प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो फील्ड का पानी है, जो एक्स्ट्रा वाटर एकत्रित हो गया है, उस फील्ड से दूर पानी को निकालने के लिए जो हम ड्रेन बनाते हैं, जो नालियाँ बनाते हैं, उसी को हम ड्रेनेज कहते हैं। मतलब फील्ड से दूर पानी निकालने की तरीके को वो हम ड्रेनेज कहते हैं। ड्रेनेज हमारा दो प्रकार का है। ड्रेनेज हमारा दो टाइप का आता है, सब सरफेस एंड सरफेस। सब सरफेस का मतलब भू सतही नालियाँ, भूमिगत नालियाँ, ये सतही नालियाँ। अब देखिए सब सरफेस नालियाँ क्या होता है, मतलब भूमि भूमिगत भूमिगत नालियाँ, है ना। तो भूमिगत नालियाँ में क्या होता है, सब सरफेस नालियाँ क्या होता है, सब सरफेस सब सरफेस क्या होता है, ये क्या होता है कि जो ये थोड़ा मतलब कम गहरा, कम गहरा। पहले तो ये समझ लीजिए, जो आप ड्रेनेज प्रोवाइड करते हैं, जो आप नालियाँ बना रहे हैं, वो वो क्या होता है, अर्ध वृत्ताकार होता है। वो क्या होता है, ऊपर से खुला टाइप का होता है, जिसमें आपका पानी फ्लो होता है। नालियाँ मतलब वृत्ता टाइप, अर्ध वृत्ताकार की होती हैं, ऊपर से ओपन रहता है, खुला रहता है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि यह मतलब जो ये इसमें नालियाँ हम जो बनाते हैं, तो इसमें कम गहरी नालियाँ बनाते हैं। जो ये इसमें जो सीपेज वेपेज का जो पानी होता है, तो ये जो इसमें सीपेज वेपेज का पानी वो इकट्ठा नहीं कर पाता है। अब नालियाँ हम बनाएंगे, नालियाँ में बनाएंगे तो इसमें एक दोनों में हमको मतलब एक ढाल देना होता है। डिपेंड कर हमको तो नालियाँ नालियाँ कोई भी बनाए उसमें तो हमको एक समलम्ब ढाल देना ही पड़ेगा, है ना। जिससे हमारा पानी आसानी से खींचा हुआ, जिस साइड हमको निकालना है उस साइड आसानी से खींचा हुआ जल्दी से निकल जाए। तो ये जो अर्धवृत्ताकार नालियाँ बनाते हैं, तो इसमें जो जो रिसाव का जो पानी इसमें एकत्रित नहीं कर पाते हैं। इसमें जो नाली की गहराई होती है, जो नाली की गहराई होती है वो 0.56 समथिंग के अप्रॉक्स इसकी जो गहराई होती है, 0.56 या कुछ इसी तरह कुछ गहराई होती है। और जो इसका बनाने का जो इंटरवल है, वो 15 से 45 मीटर के इंटरवल पे नालियाँ ये बनाते हैं।
वहीं अब सरफेस सतही नालियों की बात कर लेते हैं। सतही नालियाँ, सब सरफेस क्या होता है? सरफेस नालियाँ क्या होता है? सरफेस नालियाँ वो नालियाँ होती हैं, ये भी नाली मतलब वृत्ताकार होती है। ये भूमि तल के ऊपर बनाई जाती है, मतलब भूमि तल पर बनाई, भूमि के ऊपर ही बनाई है नाली है, तो ऊपर ही बनेगा भाई। कभी कभी हम जो नाली बनाते हैं तो अंडरग्राउंड होता है, तो जो अर्धवृत्ताकार जो हम नाली बना रहे हैं, अर्धवृत्ताकार जो ऊपर से खुला होता है, तो वो हमेशा पृथ्वी तल से ऊपर ही नाली बनाते हैं, जो ऊपर से खुला हो, ओपन हो, जिसका कवर ना हो, ऊपर से